नमस्कार, मैं पवन कुमार। आज के इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय का जो आगामी समय में पेपर होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को हल करके आपको समझा रहे हैं। आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। ये मॉडल पेपर जो है, मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर्स को देखने के बाद में इसको सेलेक्ट किया और ये अच्छा लगा मुझे। और इसके सभी जो पर्सन हैं उनको मैं संक्षेप में आपको समझा दूंगा, जिससे आपको इनसे संबंधित भी पर्सन आए तो उसमें आपको मदद मिलेगी। मैं इसको प्रारंभ करूँ उससे पहले मेरा निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथियों तक इसको ज़रूर पहुंचाना। और मैं 1 या 2 दिन बाद में एक मॉडल पेपर और तैयार कर ढूंढ रहा हूं जो भी आप तक पहुंचाऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आप तक जल्द से जल्द ये पहुँच जाए। इस मॉडल पेपर का जो पहला पर्सन है, किससे प्रेरित होकर सम्राट अशोक ने अपनी प्रज्ञा को अभिलेख के माध्यम से संबोधित किया, यानी कौन से राजा से प्रेरित हुआ था। तो इसका शॉर्ट आंसर है, ये छोटा प्रश्न के रूप में याद रखें, ईरानी राजा दारा, या इसको डेरियस प्रथम भी बोलते हैं, आप दारा याद रख लेना, दारा। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रख लेना, इन अभिलेखों को पढ़ने वाला भी याद रख लेना, जेम्स प्रिंसेप। दूसरा जो प्रश्न है, बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या है। तो इसमें बलबन ये मानता था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ये राजत्व सिद्धांत हो गया। तीसरा प्रश्न है, प्रजातंत्र का अर्थ क्या है। जनता की शक्ति पर आधारित शासन प्रजातंत्र है। छोटा सा जो इसका अर्थ है वो आप लिख सकते हैं, जनता की शक्ति पर आधारित शासन जो है वो प्रजातंत्र है। या आप लेनिन वाली परिभाषा लिखना चाहो तो बोलिए, सॉरी, लिंकन की परिभाषा, इसमें जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, वो भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद में चौथा प्रश्न, कौन सा राजमार्ग भारत के 4 मुख्य महानगरों को आपस में जोड़ता है। तो ये आपके स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज योजना, और इसके अंदर जो आपके कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, ये जो महानगर हैं इस योजना के द्वारा जुड़े हुए हैं। 5वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। यानी राष्ट्रीय आय क्या है, देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक निश्चित अवधि, ध्यान देना, निश्चित अवधि 1 साल की है वो, के दौरान उत्पादित सभी जो वस्तु और सेवाओं हैं, सेवाएं, वस्तु और सेवाएं, उनका मौद्रिक मूल्य है। यानी 1 साल के अंदर पीरियड लेके उसके अंदर जो भी वस्तु और सेवाएं तैयार हुई हैं उनका मौद्रिक मूल्य है वो राष्ट्रीय आय। ठीक है। छठा है, कीमत क्या है। अब कीमत आप समझते हैं, वैसे आपको पता है कि किसी भी वस्तु की कीमत, अब ये कि इसको आप परिभाषा में लिखेंगे तो कैसे, कोई वस्तु है या सेवा है कि एक इकाई का मुद्रा की जितनी इकाइयों के साथ विनिमय होता है, ध्यान देना, यानी कोई वस्तु या सेवा की एक इकाई, जैसे मान लीजिए हम ले लें कि साहब एक गाय, ठीक है, उसका जो रेट होगी, ठीक है, वो कीमत होगी, वो क्या होगी, वह उस वस्तु की कीमत होगी, यानी उसका मौद्रिक मूल्य में, यानी रुपये के अंदर जो हम उसको व्यक्त करेंगे वो कीमत है। 7वां जो प्रश्न है, उद्यान फसल क्या है। उद्यान फसल में आपके फल सब्जी आती हैं। ये जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या, एक प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो भी व्यक्ति रहते हैं वो जनसंख्या घनत्व है। 9वां प्रश्न है, नदी घाटी परियोजनाएं भारत के नवीन मंदिर किसने कहा। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ध्यान देना, ये जो शब्द किसका कहा हुआ, जवाहरलाल नेहरू का। 10वां प्रश्न है, मिश्रित रिकॉल अवधि किसे कहते हैं। मिश्रित रिकॉल में क्या होता है, गरीबी आकलन होता है। ठीक है, गरीबी आकलन का ये पैटर्न है, और इसके अंदर क्या होता है, खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न वस्तुओं पर जो पूरे साल भर में जो लोगों का उपभोग है उसके आंकड़े इकट्ठे करना। और इसमें क्या होगा, मिश्रित में पूरे साल के आंकड़े और 1 महीने के, दोनों के को मिक्स है, ठीक है ना। यानी 1 महीने में लोगों ने खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न वस्तुओं पर कितना खर्चा किया, ठीक है। तो यह 365 दिन में, तो ये आपके हो गया क्या, मिश्रित रिकॉल अवधि। फिर 11वां जो प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की है। भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था किसने की है। अब ये देखो किस अनुच्छेद में हुई है, तो इसमें सीधा है 168, अनुच्छेद 168 याद रखना, ठीक है। और फिर
आगे जो ये पूछता है कि प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था किसने की, तो ये सीधा आंसर है, संविधान ने की है ये व्यवस्था। ठीक है, तो ये दोनों शॉर्ट में है, एक एक नंबर के हिसाब से आप याद रखना। फिर 12वां प्रश्न, जल प्रबंधन क्या है, सीधा है। जल प्रबंधन क्या है, आप जल को जो है आगामी समय को ध्यान में रखते हुए और उसका उपयोग जल प्रबंधन है। यानी जो जिस तरह से जल का जो वर्तमान समय में दोहन हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आगामी समय के लिए जल का उपयोग, वो जल प्रबंधन है। और इसके साथ एक प्रश्न और जुड़ा हुआ है, राजस्थान में मिट्टी से बना कौन सा बांध, इसमें पांचना बांध है। मिट्टी से बना बांध कौन सा बांध है, पांचना बांध है, करौली में है। 13वां जो प्रश्न है, 13वां प्रश्न, इसमें पूछा गया ऋतुओं के अनुसार कृषि के कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण सहित नाम बताइए। अब कृषि के कितने प्रकार हैं, ऋतुओं के हिसाब से बांटा है, तो यहाँ पर 3 प्रकार आप याद रखें। पहला खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, 3 प्रकार कौन सा, खरीफ, रबी और जायद। आप इनके उदाहरण बता दो, जैसे खरीफ में आपके बाजरा है, मक्का है, मूंग है, गन्ना, ये सब खरीफ में आ जाएंगे। और रबी में आप याद रखें जैसे गेहूं है, जो है चना है, आपके जीरा, धनिया, सरसों, ये सब इसमें आ गए। और आपके जायद में क्या आएगा, जायद में जो है तरबूज है, लौकी, ककड़ी, खीरा, ये सब जायद फसलों में आ जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 14 का जो प्रश्न है, इसमें क्या पूछता है, ये भारतीय खनिजों को कितनी श्रेणियों में बांटा, उदाहरण से ही समझिए। अब भारतीय खनिजों की जो श्रेणियां हैं वो लौह धातु प्रधान खनिज और आपके एलो धातु प्रधान खनिज। अब ये इसमें पूछता है कि उदाहरण भी दे दो। लौह धातु में आप जैसे लिख सकते हो लोहा अयस्क है, क्रोमाइट है, टंगस्टन है, कोबाल्ट, ये सब लोह में आए। एलो में आप जैसे तांबा, जस्ता, बॉक्साइट, टीन, मैग्नी, ये सब भी इसमें आ जाएंगे एलो में। 15 का जो प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं, औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ क्या है। भारत में इस आधार का प्राचीन प्रमाण बताइए। अब इसमें देखो, विनिर्माण जो उद्योग है, विनिर्माण उद्योग आप जैसे उद्योग समझते हो वो ही विनिर्माण उद्योग है। इसके अंदर जैसे आपके कृषि और खनन क्रियाओं के साथ इसके साथ जो भी पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको बाद में क्या करते हैं, रासायनिक या भौतिक गुणों के आधार मानव उपयोग के लिए जिस प्रक्रिया के द्वारा बदलेंगे, वो सब उद्योग विनिर्माण उद्योग। जो हमारी खेती बाड़ी है या जो खनन से जो चीज़ प्राप्त करके हमने उनको बाद में प्रोसेस करके और उसको हमारे काम के लिए मॉडिफाई बदल लें, तो वो जो उद्योग है विनिर्माण उद्योग हो गए। और फिर ये पूछता है औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ क्या है। देखो, औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ एक तो आपके लौह अयस्क उद्योग है और एक आपके सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि आधार स्तंभ उद्योग है, ये भी सही है। और फिर आपके इसमें एक बात और पूछता है, भारत में इस आधार का प्राचीनतम प्रमाण बताइए। तो इसमें आप जैसे जो साक्ष्य मिले हैं उनमें जैसे आपके सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मूर्तियाँ, कांसे की मूर्तियाँ मिली हैं, तो उन्होंने बनाया है इसको किस तरह से। बर्तन भी मिले हैं, कपड़े भी मिले हैं कुछ। इसके अलावा जो कुतुब मीनार के पास जो एक लौह स्तंभ लगा हुआ है, तो वो सारे जो प्रमाण हैं वो आप इसके अंदर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर जो 16 है, इसके अंदर ये पूछ रहा है शहरीकरण क्या है, शहरीकरण का एक गुण और दोष। हम सब समझते हैं शहरीकरण क्या है, कि गांव से जो जनसंख्या शहरों की ओर पलायन कर गई, वो शहरीकरण है। और इसका एक गुण, यानी शहरीकरण का गुण क्या होगा, इसमें एक तो आधुनिक औद्योगिकरण हो गया, यानी सामयिक प्रणाली तैयार हुई। और इसका एक दोष की बात करें तो इससे क्या होगा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पे ज़्यादा बोझ पड़ा है, तो ये इसका एक बड़ा दोष हो गया। और वर्तमान समय में शहरों में जिस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं कि वहाँ जनसंख्या बढ़ गई, जिसके कारण क्या हो गया, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सभी तक नहीं पहुँच पाई, ये दोष हो गया इसका। फिर 17 का जो प्रश्न है ये पूछता है कि पाइपलाइन परिवहन का कोई एक लाभ और इसके 3 प्रमुख जालों में से एक जाल का वर्णन कीजिए। अब पाइपलाइन परिवहन का ये लाभ पूछ रहा है एक, तो इसमें क्या होगा, पाइपलाइन के द्वारा क्या होता है, ठोस और गलनीय पदार्थ जो होते हैं उनको तरल अवस्था में बदल के और पाइपलाइन के द्वारा ले जाते हैं। ठीक है, और इसमें लाभ की बात करें तो इसका संचालन करने में बहुत कम लागत आती है, तो इसका लाभ हो गया। और अगर इसके बहुत सारे जाल हैं, 3 बड़े जाल हैं, तो इनमें महत्वपूर्ण जाल की बात करें तो एक आसाम के जो तेल क्षेत्र हैं, ऊपरी जो तेल क्षेत्र हैं, वहाँ से गुवाहाटी और
वह इलाहाबाद के रास्ते कानपुर यूपी तक और उसकी एक शाखा बरौनी से राजवंद होकर हल्दिया तक जाती है। तो ये जो लाइन है, आप जो आसाम के ऊपर जहाँ पर तेल क्षेत्र है, जहाँ तेल का उत्पादन होता है, वहाँ से हल्दिया तक जो लाइन है वो याद रख लो आप, ठीक है। बहुत सारी लाइनें, एक लाइन आप याद रख लो। फिर 18 नंबर प्रश्न में ये पूछता है कि जो कचरा है, घरेलू कचरा, वो क्या है, उदाहरण सहित समझिए। अब घरेलू कचरा आप समझते हैं, घरेलू कचरे के अंदर सभी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, जैसे आपके फल सब्जियों के छिलके हैं और बचा हुआ जो खाद्य पदार्थ है, उसके अलावा प्लास्टिक है, शीशी है, कागज़ है, ये सब चीज़ क्या आ जाए, घरेलू कचरा। ये सब क्या आ जाएगा, प्लास्टिक कचरा है, सॉरी घरेलू कचरा है। और इसके उदाहरण मैंने बता दिए, कचरा क्या है, उदाहरण, ये सारी चीज़ क्लियर हो गई। आप इसको अपने स्व विवेक से भी करोगे तो भी बहुत अच्छा इसका उत्तर कर लोगे। 19 का प्रश्न है, सार्वजनिक परिवहन को क्यों प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उदाहरण सहित समझिए। यानी सार्वजनिक परिवहन में क्या है, यानी जैसे आपकी बसें चलती हैं, ये सार्वजनिक परिवहन है, मेट्रो चलती है सार्वजनिक परिवहन है, रेल चलती है सार्वजनिक परिवहन। तो इसमें क्या होगा कि अधिक से अधिक व्यक्ति जो है कम से कम लागत में पर्यावरण को बचाते हुए और सफ़र कर पाएंगे, आरामदायक होगा, और इससे क्या होगा, देश के संसाधन बचेंगे। तो ये सारी चीज़ जो आप अपने विवेक से इसका उत्तर जो है तैयार करें, और ये आप के जो आंसर हैं, इस तरह के आपके सड़क सुरक्षा से संबंधित जो प्रश्न रहेंगे ना, उनके आंसर आप स्व विवेक से ही तैयार करें, क्योंकि वहाँ पर आपका जो विवेक है बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रश्न है ये आप छोड़ेंगे नहीं, इनको अटेम्प्ट करना जरूरी है। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, महाजनपद क्या है, और राजस्थान के मुख्य महाजनपदों का वर्णन। अब महाजनपद क्या थे, वो ये महाजनपद आपके 600 से 325 ईस्वी पूर्व की बात है, और ये शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य हुए उस जमाने में। इनके बारे में बताइए। 16 महाजनपद, तो सभी की कोई विवरण इन्होंने पूछा ही नहीं है। और वैसे आपने लॉकडाउन में जो महाभारत देखी, महाभारत में बहुत सारी बातें महाजनपदों की है। राजस्थान के महाजनपद पूछ रहा है, तो राजस्थान में आपके एक तो जंगल था जो बीकानेर वाला एरिया था, एक मत्स्य जो अलवर के आसपास का, और सूरसेन जो है आपके भरतपुर अलवर, सॉरी ये भरतपुर धौलपुर आगरा के साइड का एरिया, ब्रज क्षेत्र, और सीवी आपके जो चित्तौड़ वाला एरिया है। ये आपके राजस्थान के मुख्य महाजनपद थे। महाराणा प्रताप कौन थे, और महाराणा प्रताप को आप भली भांति समझते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में आप को बहुत ज़्यादा जानकारी है, आजकल सोशल मीडिया में भी महाराणा प्रताप की बहुत सारी बातें। ये आपके उदय सिंह के पुत्र थे। इनका जन्म जो है कुंभलगढ़ महल में हुआ था, ठीक है। और इनकी मुगलों के साथ जो संबंध थे वो भी बहुत ही कटुता भरे हमेशा ही रहे हैं। यानी इन महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। और जो 1570 में अकबर का नागौर में दरबार हुआ था, उसमें भी महाराणा प्रताप ने जब अधीनता स्वीकार नहीं करी, तो उस आपके अकबर ने जो दूत भेजे थे वो 4 दूत थे। एक तो आपके पहले जलाल खां आए, फिर मान सिंह आए, फिर भगवान दास, फिर टोडरमल। आपको जमा भट्टो के नाम से याद रखने, जय माँ भट्टो, जय से जलाल खां, माँ से मान सिंह, बै से भगवान दास, ट से टोडरमल। और उसके बाद में क्या हुआ था, आपके 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, वो आप इसके अंदर मेंशन कर देना, ठीक है। ये संबंध आ जाएंगे। फिर प्रश्न नंबर 22 में क्या कह रहा है, ये 22 नंबर में ये पूछ रहा है कि टिप्पणियाँ करनी है आप। अब टिप्पणियाँ करनी है तो ये जो है आप इसके अंदर क्या क्या बिंदु लिखें, इन पे भी ध्यान रखा। जब टिप्पणियों का प्रश्न आए ना, तो उसके अंदर आप शॉर्ट एंड स्वीट ऐसी बात लिखें जिससे अगला जो है इसको पकड़ ले कि वास्तव में जो बात पूछी थी उसके बारे में इसने विवरण डाल दिया सारा। अब इसमें देखो, पहली बात पूछी इसने डेनमार्क का युद्ध और गेस्टाइन संधि, ये जुड़े हुए आपस में, ये ध्यान देना। डेनमार्क का युद्ध और गेस्टाइन संधि है, ये डेनमार्क का युद्ध हुआ और उसके बाद में गेस्टाइन संधि हुई। ऐसा कर देंगे तो भी कुछ तो दे ही देता है वो। लेकिन आप ये याद रखना, ये मामला था सेलेस्विग और होल्स्टाइन की 2 डच्ची थी, ठीक है ना। इनके ऊपर डेनमार्क का अधिकार था और आपके जर्मनी जो है वो इनके ऊपर क्या करना, अधिकार करना चाह रहा था। और इस मामले को लेकर क्या हुआ, 1864 में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में एक तरफ तो ऑस्ट्रिया और पर्सा की सेना थी और दूसरी तरफ डेनमार्क की, तो डेनमार्क को इस युद्ध में हरा दिया था, ठीक है। डेनमार्क का युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद में जो संधि हुई वो गेस्टाइन की संधि हुई। इस गेस्टाइन की संधि में क्या हुआ था कि आपके होल्स्टाइन तो ऑस्ट्रेलिया को मिल गया और सेलेस्विग आपके पर्सा को मिल गया। तो इस तरह से क्या हो गया, ये आपके डेनमार्क का युद्ध और गेस्टाइन संधि होगी। फिर ऑस्ट्रिया पर्सा और प्राग की संधि, ये जो है ये भी आपके क्या है,
ऑस्ट्रिया प्रसा का युद्ध हुआ और उसके बाद में प्राग की संधि हो गई। ये आपके प्राग की संधि होती है 1866 में, और ये जो ऑस्ट्रिया प्रसा का युद्ध होता है ये 1866 में। यानी ये तो जुलाई में तो युद्ध होता है और उसके बाद में अगस्त में संधि होती है। तो ये आप जो विश्व का इतिहास है उसमें से बहुत छोटे छोटे प्रश्न जो है इनको देख लेना एक बार। फिर जो 23 का प्रश्न है ये पूछ रहा है, ये आप के खुद के जो विवेक के ऊपर बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर मेंशन करनी होंगी। और इसमें देखो, लोकतंत्र को शासन का एक रूप, सामाजिक संगठन का एक सिद्धांत, जीवन की एक पद्धति माना क्यों। इसमें खुद के विचार जो है काफ़ी लिखने पड़ेंगे। यानी इसमें पूछा शासन का एक रूप है, यानी शासन जो है इससे बेहतर तरीके से चलता है, ये क्लियर है। सामाजिक संगठन यानी लोकतंत्र जहाँ स्थापित होगा, नहीं हमने लोकतंत्र के गुणों के में देखा था कि सामाजिक लोकतंत्र भी एक होता है। और जीवन की एक पद्धति यानी नैतिक लोकतंत्र की बात जब करी तो जीवन पद्धति को भी बेहतर बनाता है। तो ये सारी जो बातें हैं आप किताब के साथ साथ खुद का विवेक लगाते हुए भी इनको करें। फिर 24 का जो प्रश्न है अथवा में है, इसमें पहला देखें 1990 के दशक में आर्थिक सुधारों को अपनाने के 4 कारण। तो 1990 के अंदर जो स्थितियां, विकट स्थितियां हुई थी, ध्यान देना उस समय क्या हुआ था, देश के अंदर जो है बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी किसकी, विदेशी मुद्रा की। और उस किल्लत को दूर करने के लिए आर्थिक सुधार अपनाए थे, जिसमें आपके उदारीकरण, जिसमें आपके निजीकरण, ये सारी चीज़ें जो है उस समय सरकारों ने अपनाई। और इसके बाद में देश ने कुछ अपने आप को स्थापित किया, सामान्य किया। तो इसके अंदर आप उदारीकरण के जो कारण क्या लिखोगे, कारणों के अंदर एक तो उस समय क्या हुआ था कि विदेशी मुद्रा का जो है भंडार कम हो गया था, ये कारण था जिसके कारण ये अपनाना पड़ा। और आपके प्रबंधन जो था बहुत विकट हो चुका था, इसके कारण अपनाना पड़ा। भुगतान संतुलन है बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था, उसके कारण इसको अपनाना पड़ा। व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, इसके कारण ही अपनाना पड़ा। ये सारी बातें इसके अंदर आप लिखें। उदारीकरण के फिर लाभ पूछ रहा है। उदारीकरण क्या था कि यानी इसमें देखो नियम कानूनों को सरल करना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लग जाएं, नियम कानून सरल हो जाएं, ये आपके उदारीकरण, इसको सरलीकरण बोल दें, सरल करना। तो इसके लाभ में सीधा है, इससे क्या हो जाएगा, ये जब चीज़ें लागू, इन चीज़ों के लागू होने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ यहाँ आई। इसमें क्या हुआ, व्यापक रूप से आर्थिक सुधार हुए, अनावश्यक नियम हट गए, सरकारी हस्तक्षेप कम हो गया, और आपके जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी वो धीरे धीरे पूंजीवादी के रूप में आ गई, बाजार जो खुल गया। तो ये सारे क्या हो गए, इसके लाभ हो गए। फिर 25 नंबर प्रश्न में ये कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय हेतु आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की दुर्लभ स्थिति की अनिवार्यता थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ स्पष्ट करते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। अब देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी कि उस समय जो भी सामान, अगर ये मुद्रा के विकास के संदर्भ में ये बात करी गई है कि उसमें दोहरे संयोग की कठिनाई की बात करी, यानी आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। किस तरह, इसको ऐसे समझे जैसे एक व्यक्ति को किसी वस्तु बेचनी है, ठीक है ना, वो बेचना चाहता है, एक आदमी कोई चीज़ बेचना चाह रहा है तो उसको खरीदने वाला भी चाहिए। तो यानी एक को बेचनी है, दूसरे को आवश्यकता है, तो ये दोहरा संयोग हो गया। तो ये बात जो है आपको वहाँ लिखनी है, यानी एक को बेचना है, दूसरे को लेना है। तो ये जो है वस्तु विनिमय प्रणाली। और उसके बाद में धीरे धीरे मुद्रा का विकास हुआ था, धातु मुद्रा आई, फिर पत्थर की मुद्रा आई, ऐसे धीरे धीरे मुद्रा विकसित हुई। फिर अगला जो प्रश्न है इसमें ये पूछ रहा है कि 1986 के अनुसार उपभोक्ता कौन है। ये जो एक्ट बना था ना, उपभोक्ता एक्ट, इसमें उपभोक्ता कौन है और कितने वर्गों में बंटा है। तो उपभोक्ता क्या है, जो कुछ भुगतान करके खरीदता है, ठीक है ना, किसी वस्तु या सेवा के मूल्य का भुगतान कर दिया या उसका वचन दिया है, तो वो क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया। अब इसको कितने वर्गों में, 2 वर्ग, एक तो माल का उपभोक्ता है, सेवा का उपभोक्ता, ठीक है। आप इसको विस्तार पूर्वक यहाँ से उपभोक्ता वाले अध्याय में इसको एक बार जरूर देख लें। फिर 27 नंबर जो प्रश्न है इसमें देखो शॉर्ट नोट, ये संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है आपको। भील विद्रोह, प्लासी, रोलेट एक्ट। अब भील विद्रोह में देखो, ये भील विद्रोह कौन से एरिया का, ये खानदेश एरिया है, ये पश्चिमी तट के आसपास का। कृषि मामलों को लेकर अंग्रेजों के साथ इनका संघर्ष हुआ। ये 1812 से 19 एक बार तो तब हुआ, फिर उसके बाद में 1825 में, फिर 1831 में, फिर 1846 में, बार बार ये भील जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। फिर प्लासी की बात करें
प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। उस टाइम में जो आपके बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, और उसका अंग्रेजों से संघर्ष हुआ, ये आपके प्लासी का युद्ध को कहलाया। और इस युद्ध के बाद में सिराजुद्दौला की हार हो गई और बंगाल के ऊपर जो नया नवाब अंग्रेजों ने बैठाया वो था मीर जाफर। ये शॉर्ट नोट हो गया इसका प्लासी युद्ध की टिप्पणी। फिर आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ये आपके 19 मार्च 1919 में वहाँ से पास हो गया, इंग्लैंड से पास हो गया है। इसका अध्यक्ष था आपके सिडनी रॉलेट, और इसके अंदर जो बात थी उसके अंदर यानी एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखना, न अपील न दलील न वकील का अधिकार, यानी काला कानून, ठीक है ना। यानी किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाए, ये रॉलेट एक्ट में बात थी। इसी कारण लोगों ने इसका विरोध किया था। फिर 28 नंबर प्रश्न में पूछता है ये अभिलेख न्यायालय क्या है। ये अभिलेख न्यायालय किस अदालत को अभिलेख न्यायालय का स्थान मिला हुआ है। फिर इस अदालत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नामित करता है और कौन हटाता है, ठीक है। तो देखो अभिलेख न्यायालय क्या है, वो न्यायालय जो जिनके रिकॉर्ड को पूरे इंडिया के कोर्ट मानेंगे, यानी साक्ष्य के रूप में मानेंगे, वो अभिलेख न्यायालय हो गए। और फिर आगे पूछता है कि ये कौन से हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पूरे देश के न्यायालय जो है मानने के लिए बाध्य है। और क्यों मानेंगे, अब सीधी सी बात है, संविधान में उल्लेखित अनुच्छेद 129 में इसका उल्लेख किया गया, इसीलिए मानेंगे। अब इसको नामित कौन करता है, इसको राष्ट्रपति जो है, इसके मुख्य न्यायाधीश को कौन नामित करेगा, राष्ट्रपति। और वो क्या है, कॉलेजियन सिस्टम होता है जिसके द्वारा वहां से चयन होकर राष्ट्रपति के पास आते हैं, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। फिर बात करते हैं हम, इसको हटाता कौन है, महाभियोग की प्रक्रिया सदन के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होने के बाद में इसको हटाया जाता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछ रहा है, ये राष्ट्रपति की वित्तीय और न्यायिक शक्तियां। अब वित्तीय शक्तियों में सीधी है, राष्ट्रपति क्या करता है, संसद के अंदर जो भी कानून तैयार होते हैं उन कानूनों को अपने साइन से पास करता है। और इसमें जो बड़ा कानून होता है वो आपके धन विधेयक, ठीक है ना। तो वित्तीय शक्तियों में क्या आ गया, आपके धन विधेयक है, और या हम इसको कहें कि आय विवरण, वो सारा रखवाता है पूरे देश के लिए। और जो भी अनुदान मांगे होती हैं वो लोकसभा में सब उसकी अनुमति से ही पारित होंगी, यानी वो रखवाएगा उनको। ये सारी वित्तीय शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति बहुत सारे केसों के अंदर क्या होता है कि जो अपराधी है उसको क्षमादान कर सकता है, उसके दंड को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है। ये सारे जो है न्यायिक शक्तियों में आ जाएगा। आप विस्तार से इसको बुक से के अंदर से देख के आप इसको मेंशन करना वहाँ, ठीक है। अच्छा, फिर 29 नंबर प्रश्न है, द्विवीय सदनात्मक व्यवस्था का विषय विस्तार उल्लेख कीजिए। द्विवीय सदनात्मक व्यवस्था क्या है, जिसमें आप लोकसभा राज्यसभा दोनों का विवरण करें। अब लोकसभा में आप पूरा लिखना, कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा क्या कार्य होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष के क्या कार्य हैं। फिर यही बात आप राज्यसभा के लिए लिखें तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर आपका कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट वाइज उत्तर लिखें, आप जो भी लिखें, जैसे आपने लिख दिया साहब राज्यसभा के कार्य, फिर आप आसिया छोड़ के नीचे स्टार्ट करें, ठीक है। फिर अगला जो प्रश्न है, राज्यपाल की शक्तियां और अधिकार। अब राज्यपाल की जो शक्तियां और अधिकार हैं वही बात है, राष्ट्रपति अगर आपने ढंग से याद कर लिया ना तो राज्यपाल भी आपके याद हो जाएगा। इसमें वही है आपके कार्यपालक शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्तियां और स्वयं विवेक शक्तियां। ये जो हैं आप राज्यपाल की शक्तियों को एक बार संक्षिप्त में इनको देख के जरूर जाना, ठीक है। अब अंतिम जो प्रश्न है, आप मुजफ्फरनगर पूछा है, मानचित्र में हल्दिया, जैसलमेर, मणिपुर, माई बाजार, सागर। अब इसको आप मानचित्र में भरना सीख जाना। मुजफ्फरनगर कहाँ पर है, यूपी में है, ये अलीगढ़ के पास में है। हल्दिया जो है ये पश्चिम बंगाल में है। आप लंबा लंबा लिखते हैं ना तो भी सही मान लेते हैं कई बार, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप उस राज्य से बाहर तो न जाएं, राज्य के अंदर ही लिखें नाम। ये जैसलमेर आपको पता है राजस्थान में। मणिपुर है, ये एक राज्य है जो किधर है आपके, देखो नागालैंड और मिजोरम के बीच में है। इसके एक तरफ त्रिपुरा रह जाएगा और दूसरी तरफ आगे जाके कौन सा हो जाएगा, अगला देश म्यांमार आ जाएगा। माई बाजार सागर आपके जो माई नदी है ना, त्रिकोण संगम होता है जहाँ त्रिवेणी संगम बोले, ठीक है ना, सोम माई जखम, तो वहां पर माई बाजार सागर परियोजना है, यानी उसके पास माई नदी पे है, उससे थोड़ी सी हटके है। तो आप डूंगरपुर या बांसवाड़ा के आसपास जो है इसको लिखेंगे ना तो आपका ये भी ओके है। तो ये 30% जो हैं आप इनको बहुत ही सावधानी से बुक के अंदर भी देख लेने। वैसे मैंने समझा दिया, आप साथ साथ
सुन रहे हैं तो आप इसको समझ पाए हैं। और कल या परसों में एक और इसका मैं इसका मॉडल पेपर जो है, अच्छा मॉडल पेपर है, उसको देख के और आप तक उसके उत्तर जो है पहुंचाने का प्रयास करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं डालूं आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय भारत।